गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। अब तुंगनाथ से हमारा जो है दिल्ली तक का सफ़र स्टार्ट हो गया और ये वो होटल था जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था, मेट्रो होम स्टे करके। और अब हम लोग जो निकलने की तैयारी में, ये अपनी सुजुका खड़ी है फुली लोडेड। तो अब हम मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग वाले सेटअप में। हेलो 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 पीपल, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू द अनदर व्लॉग ऑफ तुंगनाथ तो दिल्ली राइड। तो यार हमेशा की तरह वो दिन आ गया जब वापस अपने काम धंधे पे लगने के लिए। तो यार अपना सफ़र फिर से चालू हो गया और ये सफ़र ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया, क्योंकि 3-4-5 दिन हम लोग जो हैं ऐसे जगह पे रहे जहाँ पे इतना सुकून, बहुत ज़्यादा आराम, नेचर, खूबसूरती और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर, जिसकी वजह से हम लोगों को यार बहुत अच्छा मतलब लगा। यहाँ पे 4 से 5 दिन कैसे कट गए पता नहीं चले। अब हम चले हैं वापस अपने जो है घर की तरफ टुवर्ड्स दिल्ली। तो हमारी अब डेस्टिनेशन जो है आज ने पूरी कवर करनी है हम लोगों को दिल्ली। और यार आज वैसा एक्साइटमेंट, वैसा जोश नहीं है, क्योंकि आज हम लोग अपने घर जा रहे हैं। इसलिए अगर हम अपने घर ना जाते हुए हम कहीं और जा रहे होते किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तो हमको वही सेम एक्साइटमेंट होता। लेकिन क्या करें यार, इट्स लाइफ, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी फीलिंग गुड कभी फीलिंग बैड, चलते रहता है ये सब चीज़ें। तो अब हम जो है यहाँ से निकल चुके हैं। मंडल से हम लोगों ने जो है ना लास्ट टाइम होटल रात में स्टे किया था, चोपटा से नीचे आके किया था, क्योंकि चोपटा में क्या है ना वो बिल्कुल हाई एलिवेशन पे रेस्टोरेंट होटल्स होते हैं, तो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो हमेशा मेरा एक रेफरेंस आप लोगों के लिए ये रहेगा, मतलब एक प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप कभी भी किसी भी लोकेशन पे जाते हैं तो आप ना हमेशा उससे 20-25-30 किलोमीटर पहले कहीं भी होटल ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत रीज़नेबल रेट में मिल जाता है। तो इस व्लॉग में मैं आज आपके साथ सारे के सारे जो है ना अपने आइटनरीज़ बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे प्लान किया, कितना हमारा कॉस्ट आया, क्या हमारा बजट था। तो इस व्लॉग में आप बने रहो, इंटरेस्टिंग व्लॉग रहेगा ये। कर्णप्रयाग को पार करने के बाद ना बहुत ज़्यादा बेकार रास्ते हैं, बीच बीच में कई जगह पे रोड जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है और पानी जो है उसका पानी का फ्लो रोड पे आ रखा है। पीछे एक लोकेशन थी जहाँ हम लोग रात में बता रहे थे ना कि बहुत रिस्की था, वो लोकेशन निकल गई, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने गोप्रो माउंट नहीं कर रखा था। तो वो रोड भी क्या है काफ़ी हद तक जो है ना क्लियर कर दिया है, क्योंकि जिस दिन हम लोग यहाँ दिल्ली से यहाँ आ रहे थे उस दिन सारी चीज़ें जो है ऐसी कैसी पड़ी हुई थी। गवर्नमेंट जो है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने काम पे लगाया नहीं था सबको, बट आज हम लोग देख रहे हैं जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ लैंडस्लाइड हो रखा था वो सारे के सारे जो है ना पैचेस क्लियर किए जा रहे हैं सारे। तो थोड़ा उसकी वजह से रोड पे रश भी है, लेकिन उतना रश नहीं है क्योंकि पब्लिक क्या बहुत कम है। रुद्रप्रयाग में हम लोग कैंटोनमेंट एरिया में आ गए। छावनी पूरा आर्मी का इलाका है। रुद्रप्रयाग वॉरियर्स। अच्छा, कैंटोनमेंट वाले जो एरियाज़ होते हैं ना, जो गवर्नमेंट्स के होते हैं आर्मी के, वो चाहे दिल्ली एनसीआर हो चाहे कोई भी एरिया हो, पठानकोट हो गया या फिर उत्तराखंड हो गया, किसी भी स्टेट में हो, वो जगह एकदम बिल्कुल अलग हो जाती है। मतलब हाइजीननेस, क्लीननेस, नेचर वाइज, मैनेजमेंट वाइज सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी अच्छा वर्क करती है। भाई हम लोगों ने जो ना कर्णप्रयाग को पार करने के बाद एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ लस्सी सस्सी है, चाय वगैरह पीने के लिए रुके हैं। और यार ये लोकेशन ना बहुत प्यारी है। थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जल्दी हम लोग रुद्रप्रयाग को पार कर लें। रुद्रप्रयाग पार होगा उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्रीनगर होगा। फिर हमारा जो है मेन एजेंडा ये है कि हम 3 से 4 बजे तक ऋषिकेश तक पहुँच जाएँ, ताकि ईजी हो
जल्दी जल्दी हम लोगों ने ना रास्ता कवर करना, नहीं तो फिर हेक्टिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाकी हमारी बाइक यहाँ खड़ी है, हमारी सुजुका, और ये भी एम्प्टी थी। वो ये थी कि हम 5 दिनों के लिए ऑफ लिए थे, 20 से लेकर 25 तारीख तक। 26 तारीख को हम लोगों को अपने अपने जो है ना स्टोर्स और अपने अपने जो ऑफिस ज्वाइन करने थे। तो हम लोग 20 तारीख को निकल गए थे। देन हम लोग जो है 21 तारीख पूरा दिन ड्राइव किया। देन 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, तो हम लोगों ने जो है ना 4 दिन जो है होटल स्टे किया, जो हमें ऑलमोस्ट 1000 के अंडर में पड़ा। एक जगह हम लोगों ने जो होटल लिया वो 800 का पड़ा, 4 बेड इन 1 रूम। दूसरी जगह लिया वो भी हम लोगों को 1000 रुपये का पड़ा। तीसरी जगह हम लोगों ने जहाँ लिया वो भी हमें 1000 का पड़ा। चौथी जगह जहाँ हमने लिया वो 800 का पड़ा। तो हमारा होटल स्टे मोटा मोटी जोड़ा जाए तो अगर हम 4000 भी मान के चलते हैं 4 नाइट का, तो हम 4 लोग हैं। तो हम 4 लोगों में वो 1000 रुपये जो है ना पर पर्सन हो गया। तो हमारा जो मेन बजट का सिनेरियो था वो यही था कि अगर हम 4 लोग जा रहे हैं तो वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो हमारे जो है होटल का हम लोग मोटा मोटी 4000 मानते हैं। और दूसरा जो हमारा था वो था हमारा एज़ यूजुअल हमारा पेट्रोलिंग। तो वी-स्ट्रॉम और एम्प्टी ऑलमोस्ट सेम एवरेज निकाल देती है, 40 तक निकालती है ये बाइक एवरेज, डिपेंड करता है राइडिंग डायनामिक्स पे। तो हम लोग जब दिल्ली से चले थे तो हमने पहला टैंक फुल कराया था, वो हमको डायरेक्ट ऑलमोस्ट बद्रीनाथ तक पहुंचा दिया था। मतलब बीच में हम एक बार डलाए थे, लेकिन वो बद्रीनाथ से पहले ही डलवाए थे। फिर दूसरी बात हम लोग जो है वहाँ से निकले तुंगनाथ, वहाँ पे होके आ गए। उसके बाद वापस आए मंडल में जब रुके, फिर से वहाँ से निकले तो हम लोग तीसरी बार जो रिफिलिंग कराए वो कर्णप्रयाग में करवाएं। और अब जाके जो रिफिलिंग तीसरी बार कराई है वो फुल है। तो हमारा ये है कि ये बाइक हमें अब पूरा ऑलमोस्ट हमारे घर तक पहुंचा देगी, दिल्ली तक। तो पेट्रोलिंग के मामले में हमने जो है 3 बार टैंक फुल कराया, और वो तीनों टैंक जो है अराउंड 900-800 ऐसा ही पड़ा था। तो हम इसका भी मोटा मोटा पकड़ लेते हैं 3000 रुपये मेरी बाइक में, 3000 रुपये उसकी बाइक में। तो ये भी हम लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तो 1500 रुपये के आसपास पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा खाने पीने का अगर देखा जाए तो खाने पीने में हम लोग जहाँ जहाँ रुके थे वो भी हम लोगों को ऑलमोस्ट 700, 500, 700, 500 यही पड़ा था। तो खाने पीने में थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, क्योंकि यार खाना और पीना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द राइड। तो वो उसको भी हम लोग जो है 4000 के आसपास लेके चलते हैं। तो वो भी हमारा डिवाइड हो गया पर पर्सन 1000 रुपये। तो ऐसे करते करते हम लोगों का जो है टोटल जो हमारा बजट था, उस बजट में आप लोग यकीन नहीं करोगे, हम लोग 2 पर्टिकुलर लोकेशन पे होके आ गए, जो कि यार अगर एक सेपरेट सोलो बंदा अगर ट्रैवल करेगा ना, मैं कह रहा हूँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि होटल्स बहुत महंगे पड़ते हैं। और अगर वो 1000 रुपये का एक बंदा अगर लेके रहता है, अगर उसमें 1000 में 4 लोग रहते हैं, तो वो डिवाइड होके 250 रुपये पड़ जाता है। तो हमारा यही था कि हम थोड़ा सा अपना आइटनरी ये बना के चले कि हमें बजट में होटल्स मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हमारा पर पर्सन ऑलमोस्ट 4,500 से 5,000 के आसपास पड़ा है, जिसमें हमारा रहना, खाना पीना और ट्रैवलिंग, पेट्रोलिंग सब कुछ मिला के। तो यार मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि यार बाइक जो है ना ऐसी चीज़ है, मतलब बाइकिंग से रिलेटेड अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो वो इतना बजट फ्रेंडली होता है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। लास्ट टाइम भी हम लोग जब वहाँ गए थे केदारनाथ, तो मैं अपनी जेब में 20,000 रुपये लेके गया था, आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मेरे को लोगों ने बोला था कि वहाँ होटल्स महंगे होते हैं, पेट्रोलिंग और फिर उसके बाद वहाँ पे स्टे बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, खाने वहाँ पे बहुत महंगे होते हैं, पानी की बोतल 100 रुपये की होती है। तो मैं थोड़ा घबरा गया था कि हमारा होटल में ही 10-15 हज़ार खर्च हो जाएगा, लेकिन नहीं, मतलब आप बस निकल जाओ। निकलने के बाद आप थोड़ा सा अपना एक प्लान ये बना के चलो, जो मैंने पहले ही मेंशन किया था कि आप लोग जो है ना उस लोकेशन से 20-25 किलोमीटर पहले रुक जाओ। पहले अगर आप लोग रुकते हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत रीज़नेबल रेट में होटल मिल जाएंगे। तो वहाँ भी हम लोगों को केदारनाथ में भी हमें 600-800 रुपये के होटल्स मिल गए थे। तो वहाँ भी हमारा जो है 3,000 रुपये पर पर्सन आया था जिसमें 3 लोग हम लोग गए थे। आप सोच नहीं सकते यार इतना कम में, और मतलब हम 2-3 हज़ार रुपये तो दिल्ली में खर्च कर देते खाने पीने में, लेकिन हम 1000 किलोमीटर ट्रेवल करके आ रहे हैं और उसमें हमारे 2-3 हज़ार रुपये लग रहे हैं, जिसमें हमने इतने सारे एक्सपीरियंसेस लिए, लोगों से मिले, पहाड़ देखे, नेचर देखा, समझा, खुद को अपने बारे में समझ पाए और अपने कितनी औकात है हमारी उसको भी जान पाए, कितना हम चला सकते हैं, कितना हम थक रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मिला के ना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है।
तो ये हमारी आइटनरी थी और हम अपने आइटनरी से बिल्कुल ऑन टाइम है, बिल्कुल तसल्ली से हम लोग जो है रात में सोए, दिन में ट्रैवल किया, अच्छे से दर्शन किए, नेचर देखा, फिर हम रात में सोए, फिर उसके बाद दर्शन किए। अब आज हम लोग निकल रहे हैं अपना घर के लिए। तो अब आप लोगों से बात करते करते थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ गया, आप लोगों को बताते बताते। तो फिर से यार हम लोग इस रोड को एंजॉय करेंगे, जितना अपने नसीब में होगा उतना हम करते चलेंगे। धीरे धीरे जो है इस दुनिया को, अपने इंडिया को एक्सप्लोर करते चलेंगे, आप लोगों को दिखाते चलेंगे। तब तक के लिए यार आप लोग जो है ना अपना प्यार दिखाते रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं हम लोगों को। और बाकी आप लोग नज़ारे के मज़े लेते लीजिए। लैंडस्लाइड पैच आ गया, तो इस तो टाप जाती है। अगर मेरे साथ प्लेन नहीं होता ना, बस पे सैडलिंग करके खड़े हो जाओ, अपने आप निकल जाती है बिना किसी बम्प्स के। वो ये बीच बीच में कुछ कुछ पैचेस हैं जिनकी रोड कंडीशंस बहुत बेकार है, एज यू कैन सी। बाकी ऑल दो रोड बहुत अच्छे हैं, कोई रिस्की नहीं है। आप आराम से सितंबर अक्टूबर में एक्सप्लोर करो उत्तराखंड को, हिमाचल को। तो रुद्रप्रयाग यहाँ से रह गया 2 किलोमीटर, श्रीनगर रह गया 32 किलोमीटर, देवप्रयाग इज़ 67 किलोमीटर एंड हरिद्वार इज़ 160 किलोमीटर। तो रुद्रप्रयाग जो हम लोग फटाफट क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट मोटो रहेगा कि हम फटाफट ऋषिकेश जो है जल्दी से पहुँच जाएँ। ऋषिकेश पहुँचने के बाद आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा हरिद्वार तक पहुँचने में, अगर रोड कंडीशन अच्छे हुए। और हमारा मेन जो इस समय टेंशन है ना, वो ये है तो मेन हमारा टेंशन ये है ना यार कि ऋषिकेश और हरिद्वार सिटी जो है ना, डे में ना बहुत कंजेस्टेड होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे टाइम पे निकल जाए वहाँ से जहाँ पे जाम में कम से कम मिले, नहीं तो यार वहाँ पे ना टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा और एग्जॉस्ट अलग हो जाते हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, तो गर्मी बढ़ते जा रही है काफ़ी ज़्यादा। और मैंने जैसा कहा था ना, ट्रैफिक बहुत परेशान करेगा और एज़ यूजुअल ट्रैफिक ही है। ऑलमोस्ट श्रीनगर 13 किलोमीटर दिखा रहा है, देवप्रयाग 48 किलोमीटर दिखा रहा है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा जो है अब देवप्रयाग रहेगा। जितनी जल्दी से जल्दी उसको कवर कर लें उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो अभी जो हम जिस घाटी पे पहुँचे थे ना, वो धारी देवी मंदिर के पास की घाटी थी। नदी का लेवल जो है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। तो हम लोगों ने जो है धारी देवी माता को प्रणाम करके वहाँ से निकल गए हैं। अब यहाँ से जो है देवप्रयाग 48 किलोमीटर दिखा रहा है, तो हमारा जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन वही है। जितनी जल्दी हो सके उसको कवर कर लें। बाइक में एक इशू फेस करना पड़ रहा है, मैं अभी रुक के चेक करूँगा। जैसे मैं पिछला ब्रेक जब मार रहा हूँ ना, तो छू 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 की आवाज़ आ रही है। तो या तो ब्रेक शू चले गए हैं, ख़त्म हो गए, बट मैंने तो अभी रिसेंटली डलवाया ही था। या तो फिर जो है जो हमारी प्लेट होती है ना, ABS की जो प्लेट होती है, उसमें शायद कुछ ना कुछ होगा ऐसा जिसकी वजह से वो आवाज़ कर रही है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, पीछे वाली ब्रेक बहुत कम मार रहा हूँ। ब्रेक्स को चेक करते हैं, अगर ब्रेक पैड्स ठीक कंडीशन में होंगे तो फिर से हम इसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ इसका फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी पावरफुल है। इसका एक्चुअल में क्या है, फ्रंट ब्रेक ही मेन है जो गाड़ी को मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल करता है, और ब्रेकिंग के वक्त में सबसे ज़्यादा काम वही आता है। तो अभी हम लोग जो है फ्रंट वाले ब्रेक के ऊपर निर्भर होकर चल रहे हैं। बाकी मेरा मेन क्या है ना, मेरा एक पैटर्न है, मैं ब्रेक से ज़्यादा ब्रेक्स बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो इंजन ब्रेकिंग जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है।
गाड़ी को रोकने के लिए भी, स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा होता है, प्लस आपके ब्रेक पैड्स जो हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं। देखो आप ये भी वो एक लैंड स्लाइड में से एक है जिसमें मैं रात में बहुत दिक्कत हुई थी और डर भी लग रहा था। ओ भाई साहब बगल में हमारे देखो नदी है, और यार इतना धूल मिट्टी उड़ाते हैं ना ये बस वाले, फटाक से इनसे आगे निकल जाओ। ओह आप ठीक है। बाइक 2 मिनट के लिए अगर खड़ी हो जाती है ना धूप में, हेलमेट लगाए रहते हैं, इतना ज़्यादा स्वेट करने लग जाता है, कितनी कैलोरी बर्न हो जाती है एक झटके में। मोटो व्लॉगिंग बाइकिंग आसान नहीं है यार। हम जब यूट्यूब देखा करते थे ना, लोगों को देखा करते थे यार क्यों कितना मज़ेदार है, कितना आसान है, बट एक्चुअलिटी में बड़ा मुश्किल होता है यार। सब चीज़ें मैनेज करना, अरेंज करना, बैलेंस करना, व्यूइंग एंगल, माइक सेटअप, ऑडियो, बाप रे बाप। स्टोरेज, लगेज, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है यार, अपने आप को डॉक्यूमेंट करना, इन रास्तों को रिकॉर्ड करना, और एक वक्त में आने के बाद आप जब इन्हें देखोगे तो आपको अपने आने वाली जनरेशन के लिए कितना प्राउडफुल और मोटिवेटिंग रहेगा जब वो देखेंगे कि हाँ यार, कि हमारे फादर या हमारे नोन टू हमारे रिलेटिव कितना मतलब अच्छी लाइफ एक्सपीरियंस किए थे। तो आजकल क्या, वैसे भी यार आजकल की जनरेशन जो है ना धीरे धीरे बहुत वीकर साइड हो रही है, तो ये सब चीज़ें उनको बहुत मोटिवेट करेंगी। तो अच्छा एहसास है ये भी, मोटो व्लॉगिंग का एहसास, चीज़ों को मोटिवेट करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, अपना पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, बहुत चीज़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बाकी अभी हम लोग यार फिर से वापस चौड़ी से रोड पे आ गए और फिर से हम लोग अपना क्रूजिंग स्पीड 70-80 करते हैं। और यार वो क्या ज़बरदस्त रोड है यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ब्रो। मेक इट हार्ड ब्रो। तो देवप्रयाग यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया है, और देवप्रयाग भी यार बहुत कंजस्टेड एरिया है, नैरो रोड है ना, जिसकी वजह से वहाँ पे पार्क करके ना लोकेशन दिखाने का मौका नहीं देते वहाँ के लोकल्स। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे देवप्रयाग में रुक के आपको भी संगम दिखा दें। हमारे भाइयों ने हमें एक आदेश दिया है कि लास्ट टाइम हम लोग जहाँ राफ्टिंग स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे हम लोगों ने एक लोकेशन सर्च करी थी जब हम लोग केदारनाथ राइड कर रहे थे। तो वहाँ पे उन लोगों को बहुत मन है कि हम लोग उस जगह पे जो है तसल्ली से नहाएं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग क्या है ना, प्रीतम जो मेरे संजय भाई का दोस्त है, उसका फ्रेंड और ये और संजय, ये तीनों लोग नहाए नहीं थे। एक्चुअली सोनू नहाया था, सोनू और मैं नहा लिए थे, वो नहीं नहाए थे दोनों। तो इन दोनों का बहुत मन है कि हम जो है गंगा में तसल्ली से थोड़ा सा गंगा जी का दर्शन करके स्नान कर लें, और गंगा जल भी हम लोग थोड़ा सा लेके जाना चाहते हैं। तो अब हमारा लोकेशन थोड़ा सा डिले होकर चेंज हो गया है। अब हम देवप्रयाग पार करने के बाद शिवकोड़ी के बाद ही आई थिंक वो स्पोर्ट्स स्टार्ट होता है। तो हम लोग वहाँ पहुँच के थोड़ी देर वहाँ पे 1-2 घंटा चिल करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है खाना भी खाएंगे, क्योंकि खाना नहीं खाया हम लोगों ने, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था। फिर वहाँ से निकल जाएंगे हम लोग अपने टुवर्ड्स अपना दिल्ली, ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए। और तब तक के लिए हम लोग यार राइड को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यार रोड कंडीशंस अब काफ़ी अच्छे हो गई हैं। प्रीवियस जितने भी रोड्स थे ना, वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा थे। तो अब राइड करने में असली मज़ा अब आ रहा है। और रोड के पहाड़ के फॉर्मेशंस भी चेंज हो गए हैं, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट नीचे जा रहे हैं ना। तो हम नदी हमारे साथ साथ फ्लो कर रही है लेफ़्ट साइड में, पहले हमारे साथ राइट में फ्लो कर रही थी, अब फॉर्मेशन चेंज हो के पहाड़ जो है राइट साइड आ गया है और हम लेफ़्ट साइड चल रहे हैं। पहले ये नज़ारा कितना प्यारा है, पहाड़ों की फॉर्मेशन फिर से चेंज हो गई। पहाड़ों पे पता नहीं कब कब फॉर्मेशन चेंज हो जाती है और अचानक से ऐसे सरप्राइजिंग व्यू मिल जाता है। कल यार चोपटा पे पहुंचने के बाद ना, और जब हम लोगों ने तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट करके जब चंद्रशिला जी के लिए गए थे ना, ओ हो क्या ज़बरदस्त ट्रैक था यार, माइंड बॉगलिंग था। मतलब उसको अगर आप नीचे से खड़े होकर देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार ये कितना सीधा है, पर आप जब चढ़ जाते हो, पहुंच जाते हो, उसके बाद बाकी सारे के सारे पहाड़ आपके आगे छोटे होने लग जाते हैं और आप बिल्कुल सबसे ऊपर फील करते हैं अपने आप को, टॉप ऑफ द माउंटेन्स। बहुत इंटरेस्टिंग था वो।
हवाएं यहाँ बहुत तेज़ हो गई हैं। और ये वाला पैच भी है जो देवप्रयाग से पहले 15-20 किलोमीटर, ये भी बहुत प्यारा पैच है। मतलब जब ना हेयर पिन बैंड्स नहीं होते ना, तब तो भगाने में अच्छा भी लगता है, डर नहीं लगता। पर वो अचानक से डाउन स्लोल हो और वहाँ पे अचानक से हेयर पिन बैंड होता है ना, मतलब बाइक पागल हो जाती है उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर आपको लीन करना पड़ेगा। अगर आप लीन नहीं कर पाओगे तो आपकी लेन चेंज हो जाएगी, आप दूसरे की लेन में चले जाओगे। तो ये वाला जो पैच होता है ना, मतलब आप रोड को हाईवे मतलब एक तरह से पहाड़ के साथ साथ चल रहे हो और ये सीधा सीधा रोड होता है, थोड़ा सा जो होता है जिगजैग होता है। और सच में यार हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और इन्हीं रोडों पे ना बाइक चलाने में मज़ा आता है, फुल थ्रॉटल करके। एट देवप्रयाग, तो यहीं पे होता है अलकनंदा और भागीरथी जी का मिलन, जिसकी वजह से माँ गंगा का जो है जन्म होता है। देवप्रयाग में। और ये है माँ गंगा का जन्म। अलकनंदा, भागीरथी, दोनों नदियाँ कितनी अलग तरह की हैं। एक बिल्कुल हरे कलर की है, एक बिल्कुल मटमैले कलर की है। यहाँ संगम हो रहा है और यहाँ से माँ गंगा जो है जन्म ले रही है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आगे ऋषिकेश से पहले एक जगह है जहाँ पे राफ्टिंग स्टार्ट होती है। वहाँ पे हम लोग जो है आराम से थोड़ी देर नहाएंगे, फ्रेशनेस होंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और ये अपनी सुजुका ऑलराउंडर, परफॉर्मेंस वाइज सुपर ऑसम। क्या ज़बरदस्त हवा चल रही है यार, लेफ़्ट से राइट में ढकेल रही है पूरी की पूरी हवा। पर हम भी जो है सुजुका के साथ हैं, हवा को चीरते हुए निकलेंगे यार और देवप्रयाग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लगेंगे अगर ऐसी रोड कंडीशन हुई तो। और पहले के मुताबिक ना आज राइडर्स और पब्लिक ज़्यादा है रोड पे। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं थे। और आई थिंक ये शिवपुरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये शिवपुरी नहीं। शिवपुरी में बंजी जंपिंग वगैरह ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ होती है। वो भी काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, कैंप्स वगैरह साइट्स और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये कुछ तो बन रहा है, समथिंग इंटरेस्टिंग। बात हो गई, रात के 7:40 हो रहे हैं और हम लोगों ने अभी 40 मिनट पहले ही हरिद्वार सिटी क्रॉस किया है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक आउटर गंगा कनाल करके एक रास्ता जाता है, जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। जितने भी दिल्ली और हरियाणा में रहते हैं ना, उन लोगों को हमेशा क्या होता है ना, मेरठ एक्सप्रेसवे से जाने के लिए अलाउड नहीं होता क्योंकि वहाँ बाइक अलाउड नहीं है। और फिर वो जब राजनगर या मुजफ्फरनगर वाला रास्ता पकड़ते हैं तो वो रास्ता बहुत बेकार होता है। तो मैंने ये रास्ता जो है एक्सप्लोर किया था फर्स्ट केदारनाथ राइड पे, तो मच रिकमेंडेड है। मतलब इतना प्यारा रास्ता है ना, रोड कंडीशंस ऐसी है कि आप 100 पे क्रूज़ कर लो और शॉर्टकट भी है, प्लस ये आपको डायरेक्ट जो हरिद्वार छोड़ती है। तो ये रास्ता अगर आप दिल्ली से आते हो तो आपको मेरठ एक्सप्रेस से चढ़ो, वहाँ से एक राज एक्सटेंशन के लिए एक रास्ता जाता है। वो राज एक्सटेंशन पकड़ने के बाद जब आप मुझे एक्चुअल नाम पता नहीं है, लेकिन आप मैप पर डालेंगे ना आउटर कनाल रोड करके, तो वो रास्ता जो है ये रास्ता है। और ये रास्ता ऑलमोस्ट 162 या 161 किलोमीटर का है, जो डायरेक्ट राजनगर से हरिद्वार तक बिल्कुल मस्त ऑसम कंडीशन वाली रोड है ये। मतलब आपको प्यार हो जाएगा इस रास्ते से, और आपका जो टाइम 4 से 5 घंटा लगता है हरिद्वार से दिल्ली, वो 3 घंटे में कवर हो जाएगा। पूरी रोड खाली है। ये एक्चुअली क्या है, इस रोड को बोलते हैं कांवड़ियों का रोड। तो अगर आप कांवड़ियों का रोड करके भी पूछेंगे किसी से तो बता देंगे कि हाँ ये वो रास्ता है। और यार मतलब लिटरली मेरा हमेशा के लिए ये चीज़ हो गया है कि जब भी मैं जाऊँगा यहाँ से हरिद्वार तो भाई इसी रास्ते से जाऊँगा। तो हाँ,
मुरादनगर जाता है ये रास्ता। अगर आप हरिद्वार से जाते हो तो मुरादनगर जाता है, फिर वहाँ से आप राज एक्सटेंशन के लिए मुड़ सकते हो और फिर नोएडा होते हुए या गाज़ियाबाद होते हुए अपना आप दिल्ली जा सकते हो। और अगर आप वहाँ से भी आते हो तो गाज़ियाबाद से पहले एक रास्ता कटता है मुरादनगर के लिए। मुरादनगर से ये रोड जो है बिल्कुल सीधी सीधी, तो बीच में 2 रास्ते कट रहे होते हैं। उसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि एक जो है मुरादनगर आपको पकड़ के चलना है, दूसरा क्या है तो एक रास्ता ऐसा आएगा जो पुलिया टाइप का होगा, वहाँ पे मुजफ्फरनगर का होगा और एक गाज़ियाबाद का होगा। तो आप गाज़ियाबाद वाली तरफ चलना, तो आप वापस से अपने वाले रोड पे आ जाओगे। आपको वहाँ से लेफ़्ट लेके यूटर्न मार के फिर वापस लेफ़्ट लेना है मुरादनगर के लिए। बोर्ड लगा होगा आगे, एक बिल्कुल सीधा जा रहा होगा मुजफ्फरनगर के लिए और एक जा रहा होगा मुरादनगर के लिए। तो आपको मुरादनगर में वापस चढ़ जाना है। ये कोई ऐसा डरावना रास्ता नहीं है कि अगर आप यहाँ पे आप फंस जाते हो या फिर आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल रेस्क्यू नहीं कर पाओगे। रेस्क्यू ईज़िली हो जाएगा आपका।